इमैनुअल कांत एक बहुत ही ग्रेट जर्मन फिलोसोफर थे, एनलाइटमेंट एरा की जर्मन फिलोसोफर। और इमैनुअल कांत का जन्म होने का ऑलमोस्ट 45 और 46 इयर्स लेटर और एक दूसरा ग्रेट जर्मन फिलोसोफर का जन्म होता है जिनका नाम था जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल, इन शॉर्ट हेगेल। तो हेगेल भी एक जर्मन आइडियलिस्ट फिलोसोफर थे। नाउ इमैनुअल कांत और हेगेल ये दोनों ऐसे फिलोसोफर है, हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी इज लाइक इनकम्प्लीट विदाउट दिस टू फिलोसोफर। मतलब अगर हम लोग पूरी दुनिया की फिलोसॉफिकल हिस्ट्री देखें तो उनमें से अगर 20 या फिर 25 फिलोसोफर को सिलेक्ट कर ले तो उनमें से हेगेल और कांत का नाम रहना बहुत बहुत जरूरी है। ये दोनों के बिना हम लोग टॉप 20-25 फिलोसोफर्स को सोच नहीं सकते। लेकिन कांत का जो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, जो फिलोसॉफिकल सिस्टम है, और हेगेल का जो फिलोसॉफिकल सिस्टम है, दोनों में बहुत सारा चीज सेम है। मतलब बहुत सारा चीज एक दूसरे से एग्री करते हैं। मतलब हेगेल ने ऐसा बोल रहा है कि कांत ओके यू आर राइट हियर, ओके आई एग्री विद दिस एंड सो ऑन। बट एक लास्ट पॉइंट पे आके हेगेल कांत से पूरा डिसएग्री कर जाता है। हेगेल कांत को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये जो फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट, ये जो फिलोसॉफिकल डिसएग्रीमेंट है, ये हिस्टोरिकल लेवल पर सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इस फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों हेगेल कांत से कंप्लीटली एग्री नहीं करता और वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ पे दोनों एग्री नहीं कर पा रहे हैं। और ये कॉन्फ्लिक्ट बाकी सारे फिलोसॉफिकल जो कॉन्फ्लिक्ट है उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुद्रो हमदन विश्वास एंड आई वेलकम यू ऑन यूटोपिया एकेडमी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख के जाना हेगेल और कांत के बीच में आपको कौन सा ज़्यादा फेवरेट लगा, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो वो भी आप लिखकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। कभी कभी मैं बीच में नोट्स देखता रहूँगा तो आई होप इट्स ओके। सबसे पहले इमैनुअल कांत के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हेगेल के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग कांत और हेगेल के बारे में जो दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो का एंड पोर्शन में। तो सबसे पहले आते हैं इमैनुअल कांत। इमैनुअल कांत 1724 में जन्म लिया था और वो 1804 में उनका डेथ हुआ। ओके, तो ऑलमोस्ट 80 ईयर्स का उनका करियर लाइफ स्पैन था। उन्होंने अपना लाइफ में बहुत सारा मेजर राइटिंग को प्रोड्यूस किया, जैसे कि क्रिटिक ऑफ रीजन, प्योर रीजन और मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स, उसके बाद लेक्चर्स ऑन एस्थेटिक्स। ये सारी चीज इमैनुअल कांत का सबसे अच्छा जो राइटिंग्स है उनमें से आते हैं। हेगेल का अगर हम बात करें तो हेगेल 1770 पर जन्म लिया था, 1831 में उनका देहांत हुआ। और हेगेल उनका जो पूरा जो फिलोसफी है हम लोग 3 पार्ट में डिवाइडेड कर सकते हैं। एक है द फिलोसफी ऑफ नेचर, जो नेचर के बारे में बात करते हैं। दूसरा है स्पिरिट, मतलब जो सोल, उसके बारे में, कॉन्शियसनेस, स्पिरिट, इसके बारे में। और तीसरा जो हेगेल का जो फिलोसॉफिकल सिस्टम के अंदर जो थर्ड पिलर है वो है क्या, लॉजिक। तो लॉजिक, नेचर एंड स्पिरिट। हेगेल का जो मेजर राइटिंग्स है उसमें से आता है द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, नॉट द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। मतलब फिलोसफी का हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जो दुनिया का जो हिस्ट्री है, जैसे वॉर हो रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स का चेंज हो रहे हैं, कोई साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो रहे हैं, ये सारे जो हिस्टोरिकल लेवल पर जो होते होते आ रहा है, पूरा सिविलाइजेशन का जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री की एक अलग से एक फिलोसफी है। उस फिलोसफी के बारे में हेगेल ने बात किया, द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। इसके अलावा उनका बहुत ही जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है फेनोमेनोलॉजी ऑफ द स्पिरिट। इसके अलावा उनका और एक राइटिंग है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द साइंस ऑफ लॉजिक। ओके, ये सारे मेजर राइटिंग्स है हेगेल का। सबसे पहले कांत के बारे में समझते हैं। उनका जो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, 2 कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करूंगा। एक है ए प्रायोरी और दूसरा है थिंग इन इटसेल्फ। तो सबसे पहले हम लोग ए प्रायोरी के बारे में बात करते हैं। कांत का जो कॉन्सेप्ट है ए प्रायोरी, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसका मतलब होता है कि जो भी चीज, हमारा जो भी नॉलेज हम लोग गैदर कर रहे हैं वो हमारे एक्सपीरियंस से नहीं आ रहा है। ए प्रायोरी का मतलब है, ए प्रायोरी वो चीज है जिसके थ्रू हम लोग रीजन करते हैं, लॉजिक यूज करते हैं नेचर के ऊपर, और फिर हम लोग दुनिया के अंदर नेविगेट करने की कोशिश करते हैं, चलने फिरने की कोशिश करते हैं। ओके, मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे तो उसका जो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो नॉलेज है, ये कोई एक्सपीरियंस या फिर फीलिंग्स या फिर ऐसे नहीं आ रहा है। ये नॉलेज हमारा प्योर रीजन से आ रहा है, और वो रीजन नेचर में नहीं है, वो हमारा माइंड के अंदर है, उसका जो कैपेसिटी। तो उस कैपेसिटी को हम लोग नेचर के ऊपर यूज कर रहे हैं, करके हम लोग नॉलेज को गैदर कर रहे हैं, दुनिया के अंदर नेविगेट कर रहे हैं। इस चीज को, वो जो कैपेसिटी, उसको मतलब इमैनुअल कांत बोल रहे हैं कि ए प्रायोरी। ए प्रायोरी का सिंपल मतलब एक जियोमेट्रिक नॉलेज हो गया, या फिर लॉजिक हो गया, या फिर जो रैशनलिज्म हो गया, ये सारी चीज क्या है, ए प्रायोरी। जो सारे नॉलेज हमारा एक्सपीरियंस, फीलिंग्स, ये सारी चीज से नहीं बल्कि रीजन से आ रहा है। फिर इमैनुअल कांत ये बोल रहे हैं कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग कंडीशनल है। मतलब जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं आंखों से, जो कान से सुन रहे हैं, वो सारी चीज कंडीशनल है। हम लोग
सब कुछ देख नहीं पा रहे हैं, या फिर जो हमारा ईयर है, ईयर से हम जो चीज़ सुनने की कोशिश करते हैं वो एक पर्टिकुलर रेंज में है, उसका फ्रीक्वेंसी अगर उससे ज़्यादा हुआ तो हम लोग सुन नहीं सकते, उससे कम हुआ तो भी सुन नहीं सकते। जो कलर्स हम लोग देखते हैं वो सिर्फ 7 कलर्स हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उससे बाहर का जो और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं लेकिन वो हम लोग देख नहीं सकते। तो नेचर से हम लोग जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे सेंसेस के थ्रू माइंड के अंदर जा रहा है, लेकिन वो सारे सेंसेस लिमिटेड है, कंडीशनल है। इसलिए जो भी चीज़ हमारे माइंड के अंदर जा रहा है, जो भी हमारा एक्सपीरियंस हो रहा है वो कंडीशनल है, और इसीलिए हम लोग रीजन के थ्रू दुनिया में नेविगेट करने की कोशिश करते हैं। रीजन के थ्रू हम लोग सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं, रैशनलिज्म के थ्रू, लॉजिक के थ्रू रीजनिंग करते, कॉजेशन करते हैं। और इमैनुअल कांत ये भी बोल रहा है कि और एक चीज़ है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, थिंग इन इटसेल्फ। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई एक लेट्स से एक बुक ले लेते हैं, तो ये है जीवों का एक बुक, नया बुक मैंने लिया है, अभी तक इसे स्टडी नहीं किया मैंने, बहुत जल्दी करूँगा, ठीक है। तो जैसे कि एक बुक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसके बारे में स्टडी करता हूँ तो इसके बारे में वीडियो बना दूंगा मैं यूट्यूब चैनल पर, ओके। सो स्टे ट्यून्ड। सो इस बुक के अंदर अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांत, इसके अंदर एक थिंग इन इटसेल्फ है, मतलब इसका एक ऐसा एक एग्जिस्टेंशियल एसेंस है इसके अंदर। वो जो एसेंस है, उस एसेंस को हम लोग कभी अचीव नहीं कर सकते, उसका हम लोग कभी समझ नहीं सकते। मतलब अगर कोई मैं एक पेंसिल ले लेता हूँ तो इस पेंसिल का जो शेप है, इसका जो कलर है, जो साइज है, ये सारे चीज़ हम लोग ए प्रायोरिटी से हम लोग समझ पा रहे हैं और उससे हम लोग क्लासीफाई कर सकते। लेकिन इस पेंसिल का पूरा एग्जिस्टेंस है, पूरा यूनिवर्स में इसका एक एसेंस है। अगर ये नहीं होता और अगर ये है, तब दोनों के बीच में एक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है इस पेंसिल। तो वो जो इफेक्ट है वो उसका एसेंस है, वो जो एसेंस है उस चीज को हम लोग समझ नहीं सकते, उसे हम लोग कह रहे हैं कि थिंग इन इटसेल्फ। अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांत, ये जो थिंग इन इटसेल्फ है, इस चीज को हम लोग क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि हमारा सेंसेस कंडीशन है। तो कांत का अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें तो नेचर है और या फिर सेल्फ है, हमारा जो सब्जेक्ट है एज ए ह्यूमन बीइंग। ये जो सब्जेक्ट है और ये जो नेचर है, पूरा दुनिया है, सब कुछ है इसके अंदर, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोसाइटी, फैमिली, and objects and gadgets and instrument and cars and traffic signals and wedding ceremony and Mukesh Ambani's wedding and all this everything, okay. So तो ये जो पूरा जो नेचर है, तो उसके और हमारा जो सेल्फ है, दोनों के बीच में गैप है, एक बैरियर है जिसको हम लोग क्रॉस ओवर नहीं कर सकते, जिसको हम लोग कभी समझ नहीं सकते। लेकिन रीजन के थ्रू हम लोग दुनिया के अंदर नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसा थिंग इन इटसेल्फ है जिसको हम लोग कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। ये है इमैनुअल कांत का टेक ऑन फिलोसॉफी, ओके। और कांत का और एक इंटरेस्टिंग जो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट कैटेगराइजेशन। अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांत, दुनिया में कोई भी चीज़ एक या फिर सिंगल नहीं एग्जिस्ट करता, सब कुछ एक कैटेगरी, एक क्लासिफिकेशन में आता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ट्रीज, तो ट्रीज बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। प्लांट्स होते हैं, फिर जो जो लॉन्ग लेंथी जो ट्रीज होते हैं, और फिर उसके बाद एक एक ट्रीज का बहुत क्लासिफिकेशन। अगर मैंगो ट्री की बात करें तो मैंगो अलग अलग टाइप के मैंगो ट्री होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो मेल एंड फीमेल होते हैं, चाइल्ड एंड मिडिल एज एंड ओल्ड एज होते हैं। तो अगर मोबाइल फोन की बात करें तो अलग अलग क्लासिफिकेशंस में आते हैं, ठीक है। कलर्स की बात करें तो अलग अलग क्लासिफिकेशंस। तो हर एक चीज़ का क्लासिफिकेशन, कुछ कैटेगराइजेशन होते हैं। तो नेचर है, माइंड के थ्रू जो ए प्रायोरिटी है उसके थ्रू हम लोग नेचर को कैटेगराइज कर रहे हैं, एक छोटा छोटा पार्ट में डिवाइडेड कर रहे हैं, फिर उसके थ्रू हम लोग और सब कैटेगराइजेशन में डिवाइडेड कर रहे हैं, फिर ऐसे हम लोग नेविगेट कर रहे हैं रीजनिंग के थ्रू। लेकिन नेचर का जो थिंग इन इटसेल्फ है उसको हम लोग कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, क्यों? हमारे सेंसेस कंडीशन है इसलिए, ओके। तो ये हो गया हमारा इमैनुअल कांत का जो फिलोसॉफी, ओके। अगर अभी हम लोग हेगल को समझते हैं, तो हेगल क्या कह रहे हैं कि हेगल के दो कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, एक है डायलेक्टिकल रीजनिंग और दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ द जेस्ट, ओके। हेगल का बहुत सारा चीज़ है समझने की, लेकिन एक वीडियो में ऐसे बहुत ही छोटा है, मतलब सिर्फ हेगल के ऊपर ही एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं कोई, ठीक है। ऐसा इतना लेंदी उनका कॉन्सेप्ट है, इतना डीप। तो लेट्स से हेगल का जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है डायलेक्टिकल रीजनिंग। मतलब हिस्ट्री ऐसे नहीं चल रहा, हिस्ट्री के अंदर एक स्पिरिट है, जैसे हमारे अंदर एक सोल है, एक स्पिरिट है, हम लोग लाइफ है, हम लोग अलाइव है, हम लोग डेड नहीं है। तो हिस्ट्री डेड नहीं है, हिस्ट्री मतलब ऐसे चल रहा है, मतलब दुनिया सिविलाइजेशन हो रहा है बाई चांस कोइंसिडेंस सब कुछ हो गया और ऐसे कोइंसिडेंस में सब कुछ चल रहा है, ऐसे नहीं है। हेगल बोल रहा है कि हिस्ट्री के अंदर एक स्पिरिट है, उसका एक सोल है, उसके जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं कि जेस्ट। वो जेस्ट जो है, जो सोल है, वो खुद को एक पर्टिकुलर रूप में अनफोल्ड करता है, ओके। वो जो अनफोल्ड करते हैं जिस फॉर्म पर, उसे हम लोग कहते हैं कि डायलेक्टिक्स। जो थीसिस, फिर उसके बाद आता है कि एंटीथीसिस, और उसके बाद आता है क्या, सिंथेसिस। मतलब एक आइडिया आ रहा है हिस्ट्री में, हिस्ट्री जैसे जो चल रहा है उसके अंदर एक आइडिया पॉपअप हुआ, ठीक है। एक रिलीजियस आइडिया हो सकता है, एक टेक्नोलॉजिकल आइडिया हो सकता है, पॉलिटिकल आइडिया हो सकता है, कम्युनिज्म जैसा, या फिर कोई दूसरा आइडिया हो सकता है। तो वो जो आइडिया है वो हो गया थीसिस,
और उसके बाद उस आइडिया को डिस्टॉर्ट होते जाएगा, आइडिया चेंज होगा, चेंज होते होते क्या आ जाएगा, इसका एक ऑपोजिट आइडिया क्रिएट होगा, वो हो जाएगा क्या, ये हो गया थीसिस या फिर एंटीथेसिस, आइडिया का पूरा ऑपोजिट आइडिया। और फिर दोनों आइडिया एक कॉन्फ्लिक्ट पर आएंगे, फिर जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उस कॉन्फ्लिक्ट से एक नया आइडिया का जन्म होगा, फिर वो हो गया क्या, फिर थीसिस, फिर उस थीसिस से क्या होगा, एक चेंज होगा, तो थीसिस चेंज होता है तो इसका ऑपोजिंग आइडिया आ जाएगा, फिर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा और फिर वो एक नया आइडिया आएगा, दोनों कॉन्फ्लिक्ट होकर डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे बार बार हिस्ट्री अनफोल्ड हो रहा है। ओके, मतलब अकॉर्डिंग टू हेगेल वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड इन व्हिच आइडियाज टर्न्स इनटू इट्स ओन ऑपोजिशन। इसके लिए हेगेल ने बहुत सारा अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं क्रिश्चियनिटी से, हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी का जो फंडामेंटल जो वैल्यूज है वो है लव योर नेबर, लव योर एनिमी एंड सो ऑन। लेकिन क्रिश्चियनिटी के कुछ साल बाद जब जीसस का डेथ होता है, फिर उसके बाद बहुत सारे एम्पायर थे, वो लोग कहते हैं कि यू हैव टू बिलीव इन क्रिश्चियनिटी, यू हैव टू बिलीव इन जीसस। अगर आप जीसस में बिलीव नहीं करते इसका मतलब आप एक एंटी क्राइस्ट है, तो आपको मार दिया जाएगा, आपको जीसस को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको मतलब गन पॉइंट पे रखा आपको जीसस, गन पे नहीं तो मतलब जो स्वॉर्ड होते थे, स्वॉर्ड के अंदर रखा आपको एक्सेप्ट करना, मतलब जीसस को आपको एक्सेप्ट करना होगा। यू हैव टू लव योर नेबर। ओके, अगर नहीं लव करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। तो क्या है, जो फंडामेंटल जो आइडिया एक्चुअल जो वैल्यू था क्रिश्चियनिटी का, वो था लव चेंज होते होते क्या आ गया, जब बहुत सारे लोग उस चीज को हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं, बहुत बार स्प्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बता रहे हैं, तब वो थोड़ा करके चेंज होते होते क्या हो गया, उसका कंप्लीट ऑपोजिट, थोड़ा सा चेंज हो गया, ऐसे नहीं, कंप्लीट ऑपोजिट हेट्रेड आ गया, और फिर ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा और फिर वैसे उस चीज को डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब क्रिश्चियनिटी थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। फिर लेते दूसरा एग्जाम्पल जो कि फंडामेंटल एग्जाम्पल है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में पहले क्या सिचुएशन थे, मतलब जो लेबर क्लास पीपल थे उनका कोई फॉर एग्जांपल जो लेबर क्लास पीपल थे फ्रेंच पर, तो फ्रेंच में जो लेबर क्लास पीपल थे उनको बहुत टॉर्चर किया जा रहा था, उनको मतलब ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहे थे, काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था। तो ये सारे चीज़ के लिए क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उस वहाँ पे क्या कहा गया कि इक्वालिटी लिबर्टी फैटर्निटी, मतलब इक्वालिटेरियन होगा और फैटर्निटी होगा और मतलब लिबर्टी होगा, मतलब जो फ्रीडम सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, आपको फ्रीडम दिया जाएगा सोसाइटी से, गवर्नमेंट से, सबसे, ठीक है, वो फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और फिर नया गवर्नमेंट जब फॉर्म हुआ तो वो फ्रीडम कन्वर्ट हो गया, मतलब वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर वो फ्रीडम कन्वर्ट होकर टेरर में कन्वर्ट हो गया। अब लोग गवर्नमेंट से डर रहे हैं, मतलब जो नया जो पार्टी आ रहा है उससे डर रहे हैं, तो फ्रीडम से टेरर में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो कन्वर्ट है पूरा ऑपोजिंग हो रहा है। तो एक है हेगेलियन ऑब्जर्वेशन कि आइडियाज टर्न्स इनटू इट्स ओन ऑपोजिशन। आपका पर्सनल लाइफ में भी आप देख सकते हैं कि कोई किसी आप प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, 5 साल 10 साल बाद यू जस्ट हेट दैट पर्सन, यू जस्ट नो लॉन्गर लव दैट पर्सन, और मे बी समथिंग एल्स। मतलब ये हमारा जो लोकल और पर्सनल लाइफ है वहाँ पर भी इससे पैटर्न रिपीटेडली मतलब ऑकर करता है, रिपीटेडली आता है। तो हेगेल का ये जो कॉन्सेप्ट है थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, इस चीज़ को समझने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर जोक है। ऐसा एक जोक है कि एक बार क्या हुआ, रशिया में एक बंदा आया, एक लड़का आया और फिर वो कह रहा है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बोल रहा है, तब रशिया में लाइक कम्युनिस्ट पार्टी है। ओके, तो एक नया लड़का आया और फिर गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उससे बोल रहा है कि मुझे रशिया में नहीं रहना है, मैं ऐसे बाहर जाना चाहता हूँ, तो आप मेरा मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए, मुझे परमिशन दे दीजिए, ठीक है। तब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोल रहा है कि आप रशिया से बाहर क्यों जाना चाहते हो, या फिर तो अच्छा खासा कम्युनिस्ट पार्टी है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो आप बाहर क्यों जाना चाहते हो। तो लड़का तब आंसर देता है कि इसके पीछे 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न यही है कि हमारा जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं भी कम्युनिस्ट पार्टी को बिलीव करता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी जो कम्युनिस्ट पार्टी में बिलीव नहीं करते, और वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में अगर कुछ करें फ्यूचर में, तो जो लोग अभी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर है उनको टॉर्चर करेंगे, तब मुझे भी टॉर्चर करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं अभी से बाहर जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सुन के कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कम्युनिस्ट पार्टी फॉर इटर्नल, कोई ऐसा नहीं आएगा, कोई ऐसा पार्टी नहीं आएगा कि जो हमारा पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को डिस्ट्रॉय कर सके, या फिर हमको मतलब हमसे पावर लेकर खुद पावर यूज़ कर सके, ऐसा कोई पार्टी नहीं आएगा, ठीक है। तो तब वो लड़का क्या बोलते हैं, हाँ ये मेरा दूसरा रीज़न है, ये कम्युनिस्ट पार्टी कभी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पहला जो कॉन्सेप्ट था उस लड़के का कि कम्युनिस्ट पार्टी है वो जो अच्छा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो फोर्स है, अगर वो कम्युनिस्ट पार्टी को डोमिनेट करने लग गया, अगर वो कम्युनिस्ट पार्टी को मतलब हरा दिया तो क्या होगा, तो इसलिए मैं जाना चाहता हूँ, ये उसका लॉजिक है। लेकिन फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या बोल रहा है, दूसरा उसका पूरा ऑपोजिट, कि कम्युनिस्ट पार्टी कभी हारेगा ही नहीं,
एक इटरनल है, कम्युनिस्ट पार्टी चलता रहेगा यहाँ पे। इसका ऑपोजिट है, जो कहोगे क्या, मतलब थीसिस का ऑपोजिट एंटीथेसिस। इसके बाद वो लड़का क्या बोल रहा है, वो जो एंटीथेसिस है उसी को यूज कर रहा है, मतलब इन फेवर ऑफ द थीसिस, जो कि क्या है कि हाँ ये मेरा दूसरा रीजन है कि कम्युनिस्ट पार्टी कभी जाएगा ही नहीं। तो ये हो गया क्या, सिंथेसिस, एक नया रियलाइजेशन, एक नया आइडिया। लेकिन ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि हेगल का जो कॉन्सेप्ट है, जो थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, मतलब सिंथेसिस से रिटर्न टू थीसिस, नहीं ऐसे नहीं है। क्योंकि पहली बार में जो रीजन था यहाँ से राशिया से छोड़ के जाने का उस लड़के का, वो क्या था, वो रीजन इसलिए था क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी अच्छा है लेकिन दूसरा फोर्सेस वो कम्युनिस्ट पार्टी को हरा सकता है ये। लेकिन एंटीथेसिस के बाद जो चीज़ आया है, जो सिंथेसिस है, जो उसके बाद जो आया है, वो क्या है, वो एक नया रियलाइजेशन है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी रह गया, अगर इटर्नल है, तब क्या होगा, तो उसका कंक्लूजन तो सेम है, बाहर जाना है, मुझे रशिया में नहीं रहना है, लेकिन उसका जो रियलाइजेशन है वो ज़्यादा है। पहली बार में जो रियलाइजेशन था वो क्यों था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को कोई हरा सकता है इसलिए। दूसरी बार में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी को कोई नहीं हरा सकता, तो वो रियलाइजेशन तो रिटर्न नहीं है थीसिस पर, बल्कि एक रिटर्न मतलब एक नया रियलाइजेशन, एक नया एक हाइट दे रहा है हमारा रियलाइजेशन को। रीजनिंग के थ्रू हम लोग सेम पॉइंट पर है, तो मतलब हो सकता है वापस आ रहे हैं। पहले मुझे लगता था कि मुझे यूट्यूब नहीं करना, मतलब करना चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया, फिर मैंने सोचा कि नहीं करना चाहिए, फिर उस तरह प्रॉब्लम से मुझे डाल रहा है कि हाँ यूट्यूब कर, मतलब ऐसा। तो ये चीज़ हो गया क्या, हेगेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ द मतलब डायलेक्टिकल रीजनिंग, जो कि हम लोग कहते हैं क्या, थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के थ्रू। ओके, तो आई होप इस चीज़ को समझ में आ गया ना। अभी हम लोग जाएंगे कि थर्ड पार्ट में इस वीडियो का, वो क्या है कि इमैनुअल कांट और हेगल, इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट है, जो डिसएग्रीमेंट है, वो क्या है ना। इमैनुअल कांट के अकॉर्डिंगली हम लोग कभी दुनिया का एक्चुअल जो थिंग इन इटसेल्फ उसे नहीं जान सकते, उसे अचीव नहीं कर सकते। लेकिन हेगल कह रहा है कि नहीं, हम लोग कुछ चीज़ को अचीव कर सकते, क्योंकि इमैनुअल कांट बोल रहा है कि हमारा जो सेल्फ है, मतलब जो स्पिरिट, जो सोल है, जो कॉन्शियसनेस है, वो और जो दुनिया, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। मतलब हम लोगों को ऐसा फील होता है ना कि हम लोग दुनिया से अलग है, मतलब नेचर, जो प्लांट्स, ट्रीज और जो सारे एनिमल्स है, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, सब कुछ, सारे दुनिया, सारे नेचर, पूरा यूनिवर्स एक तरफ है। हम लोग मतलब हम लोग इस चीज़ से इंटीग्रेटेड नहीं है, इसका पार्ट करके हम लोग फील नहीं कर सकते। रैदर हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग सेपरेटेड है इनसे। एक तरफ पूरा नेचर है, एक तरफ हम लोग है, दोनों के बीच में एक फेंच जैसा है, एक मतलब एक डिवाइडेड है हम दोनों चीज़। ओके, और द थिंग इन इटसेल्फ है क्या है, वो इस बुक का जो थिंग इन इटसेल्फ है वो इस बुक के, और जो नेचर है इसके पीछे है, उस चीज़ का हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे। लेकिन हेगल बोल रहा है क्या कि नहीं, ऐसे नहीं है। हम लोग कहाँ से आए, एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग नेचर से आए हैं। जो सिंगुलर सेल, जो अमीबा थे, वो जो मतलब जो छोटे छोटे वाइरस जैसा होता है, जैसे बहुत साल पहले जो आए थे, तो मैटर से जो अपीयर हुए थे, और फिर वो जो सिंगल सेल थे, वो सिंगुलर सेल धीमे धीमे कॉम्प्लेक्स यूनिट, कॉम्प्लेक्स सेल बनाया है, और फिर ह्यूमन बॉडी। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ह्यूमन सब्जेक्ट्स आर एक्सटेंशन ऑफ नेचर, नॉट डिफरेंट फ्रॉम नेचर। मतलब ह्यूमन सब्जेक्ट नेचर से अलग नहीं है, लेकिन नेचर का एक एक्सटेंडेड वर्जन ही है। हम लोग के ही नेचर है, नेचर हमसे अलग नहीं है। और इसीलिए हम लोग जो भी नॉलेज एक्वायर करते हैं, जो भी साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो रहा है, जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हो रहा है, जो भी हम लोग चीज़ डिस्कवर कर रहे हैं, जो भी इन्वेंट कर रहे हैं, जो भी हम लोग लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में, जो भी दुनिया के बारे में हम लोग जान रहे हैं, जो नॉलेज गैदर कर रहे हैं, हम लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा रियल क्यों फील करते हैं, इतना रियल, इसका कॉन्ट्रडिक्शन होने के बावजूद भी हम लोग इस चीज़ को इतना रियल क्यों फील करते हैं, क्योंकि हम लोग का पार्ट ऑफ नेचर है। इसीलिए तो नेचर एक थीसिस की तरह है और हम लोग एक मतलब एंटीथीसिस की तरह है। जब ये दोनों चीज़ एक दूसरे के अंदर इंटीग्रेट हो जाएंगे, तब हम डिसॉल्व हो जाएंगे, तब हो जाएगा क्या, सिंथेसिस। मतलब नेचर खुद के ऊपर, खुद के थ्रू, मतलब ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे हम लोग सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं ना, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चले गए, फिर कुछ मतलब बुरा भला कह दिया, फिर कुछ मतलब झमेला हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, आप सोचते हो ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो कुछ थॉट है और उसके ऊपर हम लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो हम हमारे माइंड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक है मेमोरी, और मेमोरी के ऊपर हम लोग दूसरा हमारा माइंड का पार्ट यूज़ कर रहे हैं। या फिर हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि जो इंटरव्यूअर है, जॉब के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो इंटरव्यूअर क्या सोचेगा मेरे बारे में, जब मेरा एक ड्रेस दिखेगा, या फिर ऐसा मैं बात करूँगा, या फिर वो करूँगा, तो हम लोग हमारा माइंड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक इंटरव्यूअर और हम लोग खुद।
उसके थ्रू हम लोग खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही नेचर खुद को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और जो ऑर्गेनिज्म, जो लाइफ है, तो लाइफ के थ्रू नेचर खुद के ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है। यही क्या हेगेलियन कॉन्सेप्ट। नाउ हेगेल कह रहा है कि इसीलिए जो थिंग इन इटसेल्फ है वो एक्चुअल में नेचर के अंदर नहीं है, वो एक्चुअल में सब्जेक्ट के अंदर है, ह्यूमन बींग्स के अंदर है। जो निर्जाश है, मतलब जो एसेंस है, जो इसका जो सूप है, मतलब जो फंडामेंटल जो एसेंस, वो चीज जो थिंग इन इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू कांट, वो चीज ह्यूमन सब्जेक्ट के अंदर है। और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उस चीज को नेचर के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है, और फिर नेचर को इन्वेस्टिगेट करने के थ्रू उस एसेंस को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है। ये हो गया क्या, हेगेलियन पोजीशन, हेगेलियन सब्जेक्ट। इसका मतलब कि एज ए सब्जेक्ट, एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर आप हेगेलियन हो तो इसका मतलब यू आर एब्सोल्यूट सब्जेक्ट। मतलब हम लोग एज ए हेगेलियन एब्सोल्यूट है। हमारा जो एसेंस है वो हमारा जॉब या फिर हमारा फैमिली या फिर रिलेशनशिप या फिर दुनिया में या फिर कुछ इन्वेंट करने में, वो हमारा अंदर है। और कुछ प्रॉब्लम्स, उस चीज़ को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं नेचर के ऊपर, दुनिया के ऊपर, और फिर उसको इन्वेस्टिगेट करने के थ्रू हम लोग उस जो एसेंस है उसको डिस्कवर कर रहे हैं। ओके, तो ये हेगेलियन कॉन्सेप्ट। लेकिन अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट के हमारे सेंसेस इतनी ज़्यादा कंडीशन है कि हमारा एक्सपीरियंस कंडीशन है, इसलिए हम लोग एक्चुअल में कभी उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हेगेल बोल रहे हैं कि हम लोग अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे और एक दूसरा चीज़ समझने की जरूरत है कि अकॉर्डिंग टू मतलब जो इमैनुअल कांट है, तो कांट इज इन अ वे, हम लोग हेगेल को नहीं समझ सकते विदाउट इमैनुअल कांट। मतलब द पाथ टुवर्ड्स हेगेल मूव्स थ्रू कांट। कांट के ऊपर ही हेगेल है, मतलब कांट के थ्रू जाना होगा। सो एक हेगेलियन फिलोसोफर इज ऑलरेडी ए कांटियन फिलोसोफर। मतलब हेगेल इज मच मोर कांटियन देन कांट हिमसेल्फ। ही इज मोर कांटियन ऑलरेडी। लेकिन अगर कोई एक कांटियन फिलोसोफर है जो इमैनुअल कांट की तरह सोचते हैं, उसका जो फिलोसॉफिकल सिस्टम है, जो कांटियन जो सब्जेक्ट है, ह्यूमन बीइंग है, वो क्या है, वो हेगेलियन नहीं है। हेगेलियन होने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ कांटियन ही है। ओके, तो कांट का जो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है वो लेटर जो टाइम पीरियड है उसमें जो जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंस मतलब कांट ने क्रिएट किया है। और हेगेल का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मतलब हेगेल का जो डायलेक्टिकल जो कॉन्सेप्ट है, उसी चीज़ को रिड्यूस करके मटेरियल फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, पॉलिटिकल फॉर्म में, जो कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो कम्युनिज्म, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया था, प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो वो हेगेलियन डायलेक्टिक से आता है। डायलेक्टिक एक एब्स्ट्रैक्ट मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है, और कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मटेरियल फॉर्म में, उस जो एब्स्ट्रैक्ट जो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है उसका। ठीक है, तो अगर आपको कांट मतलब कांटियन से हेगेलियन बनना है, तो आपको कांट को भी समझना है, हेगेल को भी समझना है। लेकिन कांटियन को सिर्फ खुद को समझने से काम हो जाता है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आप लोगों में से कौन हेगेलियन है और कौन कांटियन है, किसको ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। ठीक है, कि कौन से फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट को आप ज़्यादा रेजोनेट करते हो। ठीक है, मेरे लिए तो आई प्रेफर टू बी हेगेलियन। ओके, आई लव टू बी हेगेलियन। आई थिंक आई एम हेगेलियन। ओके, इन अ वे जो लास्ट जो पॉइंट मैं बताऊंगा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अपीयरेंस ऑफ द अपीयरेंस इटसेल्फ। मतलब अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट जो भी चीज़ हमारे पास है उसके अंदर जो थिंग इन इटसेल्फ है, ठीक है, जो हमारे पास एक बुक है, इसके अंदर एक थिंग इन इटसेल्फ है, वो इसके पीछे है, इसके अंदर है, और उस चीज़ को हम लोग डिस्कवर नहीं कर पा रहे। लेकिन एक हेगेलियन सब्जेक्ट के लिए क्या है, वो ये जो अपीयरेंस है, जो नेचर हमारे आगे आ रहा है, जो बुक हमारे सामने आ रहा है, इसका जो अपीयरेंस है, इसके पीछे इसका थिंग इन इटसेल्फ है, ऐसे नहीं है। बल्कि ये जो अपीयरेंस है, इस अपीयरेंस का एक दूसरा अपीयरेंस है, उसके अंदर है वो थिंग इन इटसेल्फ, द अपीयरेंस ऑफ द अपीयरेंस। मतलब इसके पीछे, इसके एक इंटीरियर पर एक थिंग इन इटसेल्फ है, जो कांट बोल रहे थे, ऐसे नहीं है। लेकिन ये जो अपीयरेंस है, उसके अपीयरेंस का एक सेकेंड लेयर, एक सेकेंड अपीयरेंस है। अपीयरेंस का भी एक अपीयरेंस, वो है क्या, एसेंस, वो है क्या, थिंग इन इटसेल्फ। और वो थिंग इन इटसेल्फ कैसे आ रहा है कि जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का जो खुद का जो एसेंस है, खुद का जो मीनिंग है, खुद का जो वैल्यू है, एक एग्जिस्टेंशियल वैल्यू, उस वैल्यू को वो खुद इस मटेरियल फॉर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और करने के थ्रू वो खुद पर वो रिटर्न हो रहा है। और ये जो सब्जेक्ट है, जो नेचर के अंदर थिंग इन इटसेल्फ को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और जो थिंग इन इटसेल्फ एक्चुअल में नेचर में नहीं है, लेकिन वो सब्जेक्ट खुद के अंदर है, ये दोनों चीज़ धीमे धीमे से ये जो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू वो इंटीग्रेट होते जाएगा एक दूसरे से, और फिर सिंथेसिस, एक हार्मोनी क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, हेगेलियन फिलोसफी। ओके, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, दिस न्यू फिलोसफी क्लास।
और नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक में वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताना। और मेरा पहला वीडियो है तो मतलब ज़रूर बताना कि कैसा हुआ, कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच।